गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम ICAI के मॉड्यूल से चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में। इसमें हम असेसी का मीनिंग पढ़ रहे थे। असेसी के मीनिंग में हमने अब तक पढ़ लिया था कि इंडिविजुअल को इंक्लूड किया जाता है, नेचुरल पर्सन मैं और आप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, किसी हिंदू परिवार के 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस रन करते हैं और वो अलग से पैन कार्ड नहीं लेते, इंडिविजुअली फैमिली के नाम से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो इनकम टैक्स में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, एक हिंदू परिवार को सेपरेट स्टेटस दिया जाता है और वो भी कोई इनकम अर्न करता है तो उसे टैक्स पे करना होता है। फिर आपने कंपनी पढ़ लिया था, कंपनी को भी एक असेसी की मतलब पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। अगर कंपनी चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, उसे टैक्स पे करना होगा। फर्म पढ़ लिया था आपने, फर्म भी इंक्लूड है पर्सन की डेफिनेशन में। फर्म को भी, अगर आप कोई फर्म खोल के भी बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म हो या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो, उसे इनकम टैक्स देना होगा। फिर आपने एसोसिएशन पर्सन और लास्ट में पढ़ा था AOP और BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर आपके ग्रुप में केवल नेचुरल पर्सन है, अगर आप कोई ग्रुप बनाते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हो कहीं पे, अनरजिस्टर्ड नहीं हो, कोई ग्रुप बना के कोई इनकम दे रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और आपके ग्रुप में केवल नेचुरल पर्सन है, इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन जैसे मैं और आप, तो नेचुरल पर्सन मिलकर कोई ग्रुप बनाते हैं और कोई इनकम अर्न करते हैं तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं। और आर्टिफिशियल पर्सन भी आपके ग्रुप में इंक्लूड हो जाते हैं, कोई कंपनी आपके साथ जुड़ जाती है, कोई फर्म आपके साथ जुड़ जाती है, तो आपके ग्रुप में नेचुरल पर्सन के साथ साथ आर्टिफिशियल पर्सन भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो आपके ग्रुप को AOP बोला जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में तो सभी आ रहे हैं। अब लास्ट है अपना, सेकेंड लास्ट है अपना, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी तो आप समझते ही हैं, जो आपके सिटी की, टाउन की लोकल एक्टिविटीज़ की जब मेंटेनेंस करती है, रख रखाव करती है, जैसे रोड्स की सफाई करवाना, आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी, जब आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी होती है एक आदमी को दूसरे आदमी को, तो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। जो आपका नगर निगम होता है, वहाँ पर आपको जाना होता है, नगर पालिका, म्यूनसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड, वहाँ पे जाके आपको प्रॉपर्टी, जब आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम ट्रांसफ़र करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी भी लेती है। तो लोकल अथॉरिटी जो लोकल चीज़ों की लिए मैनेज करने के लिए बनाई जाती है, जैसे आप नगर पालिका बोलते हैं, म्यूनसिपल कमेटी, उसको भी इनकम टैक्स वालों ने पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। और अगर कोई इनकम अर्न होगी तो इसको भी टैक्स पे करना होगा। अभी आप पढ़ेंगे कुछ इनकम इसके लिए एग्जेम्प्ट होती हैं हायर क्लासेस में जाके, पर अभी आप इतना ही समझिए कि लोकल अथॉरिटी भी कोई इनकम अर्न करती है तो उसे टैक्स पे करना होता है। पढ़ लेते हैं अब इसमें यहाँ पे द टर्म लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब जो आपके लोकल निकाय हैं, अथॉरिटी मतलब कोई कमेटी है, मीन्स अ म्यूनसिपल कमेटी, नगर पालिका जिसे आप बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बोल सकते हैं, जिला बोर्ड बोल सकते हैं, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर, पोर्ट जैसे पोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, तो उनकी भी रख रखाव की जिम्मेदारी होती है पोर्ट कमिश्नर्स की। और अदर अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है लीगली एंटाइटल्ड, जिसे लीगली कानूनी तौर पे एंटाइटल्ड मतलब परमिशन दी गई है टू, और इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब किसी को कोई काम सौंपना, उसे जिम्मेदारी दी गई है बाय द गवर्नमेंट, किसी सरकार के द्वारा, विद द कंट्रोल करना है, उसे मैनेजमेंट करना है फॉर म्यूनसिपैलिटी का, यानी अपने अपने जो एरिया है, जुरिडिक्शन है, जो उसे एरिया दिया गया, भैया तुम्हें जयपुर शहर का मैनेजमेंट करना है, तुम्हें दिल्ली का करना है, जैसे जयपुर में JD है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली में DD है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, PMC बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे उस एरिया का आपको मैनेजमेंट करना है। या लोकल फंड, कुछ फंड्स जनरेट होते हैं, वहाँ पैसे का आता है, तो उसे आपको मैनेज करना है। नोट, लोकल अथॉरिटी इज टैक्सेबल, लोकल अथॉरिटी को भी टैक्स देना होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ इट्स इनकम, अपनी उस आय पर टैक्स देना होता है, विच अराइजेज, जो कि पैदा होती है, आप कमाते हैं, उत्पन्न होती है, फ्रॉम एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस से, कैरिड ऑन बाय इट, जो आपके द्वारा किया जाता है, इन सो फार, उस हद तक, एज दैट इनकम डज नॉट अराइज, अगर ये इनकम अराइज नहीं हुई है, फ्रॉम द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस विद इन इट्स ओन जुरिडिक्शनल एरिया। अगर आपका जो एरिया है, ओन जुरिडिक्शनल एरिया मतलब आपको जो एरिया, जैसे आप JD है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पे उससे कोई बिजनेस से इनकम हुई है अपनी एरिया में, जुरिडिक्शनल एरिया में, तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर वो आपका खुद का नहीं है, देखा ना, इनकम डज नॉट अराइज, अगर वो इनकम अराइज नहीं होती है फ्रॉम अ सप्लाई ऑफ कमोडिटी और सर्विस फ्रॉम विद इन इट्स ओन जुरिडिक्शनल एरिया, आपके एरिया से बाहर, जैसे कोई म्यूनसिपल अथॉरिटी से समझ लें, कोई म्यूनसिपल अथॉरिटी है सपोज, इसे दिल्ली का मैनेजमेंट दिया गया, DDA मान लें, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये म्यूनसिपल अथॉरिटी हो गई। अब ये दिल्ली से बाहर, दिल्ली में कोई बिजनेस करती है, गुड्स सप्लाई वगैरह करती है, तो आप पढ़ेंगे वो तो एक लिमिट तक एग्जेम्प्शन मिल जाती है। पर अगर ये अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर
जुडिशल मतलब जो दिल्ली का एरिया से बाहर जाके कोई गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं तो इन्हें टैक्स देना होगा, तो टैक्सेबल होगा। ये लाइन थोड़ी ट्रिकी है, मैं वापस पढ़ देता हूँ लॉ की लैंग्वेज। अ लोकल अथॉरिटी इज टैक्सेबल, लोकल अथॉरिटी को तब टैक्स देना है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ इट्स इनकम, अपनी उस इनकम पे टैक्स देना है विच अराइज, जो कि उसे अर्न होती है, इनकम अराइज होती है फ्रॉम एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस से, कैरिड ऑन बाय इट, जो कि उसके द्वारा किया जाता है, इन सो फार मतलब उस हद तक, उस लिमिट तक, दैट इनकम डज नॉट अराइज फ्रॉम द सप्लाई ऑफ कमोडिटी और सर्विस विद इट्स ओन जुडिक्शन एरिया। इसको अलग समझिए, अगर अपने उस इनकम पे तो नहीं देना पड़ेगा, अपने ही एरिया में अगर आपको इनकम हो रही है, जो एरिया आपको दिया गया गवर्नमेंट ने, अगर उस एरिया से इनकम हो रही है तो उन्हें देखना होगा। पर उस एरिया से बाहर जाके आप वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, यानी दिल्ली जो है, दिल्ली अथॉरिटी है वो गुड़गांव में जा रही है डीडीए या कहीं और जाके कोई इनकम जनरेट कर रही है तो टैक्स लगेगा। हाउएवर इनकम अराइजिंग फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इवन आउटसाइड द लोकल अथॉरिटी, अपने एरिया से बाहर जाकर, ओन जुडिक्शन एरिया इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इस लाइन में तो बोला कि अगर वो अपने एरिया से बाहर जाकर कोई बिजनेस करते हैं तो टैक्स लगेगा, पर पानी और बिजली सप्लाई करते हैं अपने एरिया से बाहर जाकर और वो कोई इनकम अर्न करते हैं, सामने वाले से कंसिडरेशन चार्ज करोगे तो इनकम तो होगी, कुछ पैसे आप लेंगे तो इनकम होगी, तो इस इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। वैसे ही समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी हाई लेवल पे आपके कोर्स में होता है। ये तो बस इतना समझना है कि लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अगर कोई इनकम अर्न करती है तो कुछ चीज़ों पे उसे भी टैक्स देना होता है, कुछ चीज़ें उसके लिए एग्जेम्प्ट होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पर्सन की डेफिनेशन में एक तो इंडिविजुअल हो गया आपका, नेचुरल पर्सन, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी आपका आ जाएगा इसमें, एसोसिएशन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, और अब लास्ट है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी जो ऊपर वाली हेड पॉइंट्स में कहीं कवर नहीं हुआ वो इस पॉइंट में कवर्ड हो जाएगा। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसा कोई पर्सन, कोई आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं, वैसे आप 11th से पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। तो कंपनी का काल्पनिक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल का पर्सन का मतलब होता है इन द आई ऑफ लॉ। अगर कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछ रहे हैं शॉर्ट में, तो आपको क्या बोलना है, ऐसा कोई भी पर्सन जो इन द आई ऑफ लॉ, कानून जिसे पर्सन का, इन द आई ऑफ लॉ, कानून जिसे पर्सन का दर्जा दे दे वो हमारे लिए पर्सन है। वो कानून किसी को भी, कंपनी हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, आपका कॉलेज हो गया, आईसीआई हो गया, आपका सी इंस्टीट्यूट हो गया, ये सब इन द आई ऑफ लॉ कानून की नज़र में एक पर्सन है, इनकी सेपरेट एंटिटी है। तो जो बाकी सब जो बच गए हैं लोग, वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कवर होंगे, जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, जो किसी लॉ में रजिस्टर्ड है, और कानून उन्हें एक तरह से पर्सन के तौर पर अथॉरिटी देता है कि उन्हें पर्सन मानता है, भले ही वो दिखते नहीं है, पर उनमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो एक नेचुरल पर्सन में होती है। जैसे टाटा लिमिटेड, टाटा तो एक नाम है, ये हम क्यों माने, पर कानून कहता है कि नहीं ये कंपनी है तो आपको इसे पर्सन मानना होगा। इसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक नेचुरल पर्सन में होती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है, कोई इस पर केस कर सकता है, अगर आप इससे कोई प्रॉब्लम है टाटा कंपनी से तो आप सूट फाइल कर सकते हैं, और ये भी किसी पर सूट फाइल कर सकती है, सूट मतलब केस फाइल कर सकती है। पढ़ लेते हैं इसको भी। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आर द एंटिटीज़, ये वो एंटिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं विच आर नॉट नेचुरल पर्सन, जो कि नेचुरल नहीं होती। थैंक यू बताने के लिए, हमें तो पता ही नहीं था, आपको पता है, लाइन तो बहुत इजी है समझना। बट आर सेपरेट एंटिटीज़ इन द आई ऑफ लॉ, पर कानून इन्हें सेपरेट एंटिटी मानता है, एक तरह से पर्सन का दर्जा देता है कानून की नज़र में। दिस इज़ अ रेजिडुअल कैटेगरी, रेजिडुअल कैटेगरी मतलब जो बच गई, सबसे लास्ट डेफिनेशन यही है, डेफिनेशन यही है, पॉइंट डेफिनेशन में सबसे लास्ट पॉइंट यही है पर्सन की डेफिनेशन में, तो जो भी अब बच गया वो इसमें कवर्ड होगा। रेजिडुअल मतलब रिमेनिंग कैटेगरी कोड कवर ऑल आर्टिफिशियल पर्सन, इसमें आ जाएंगे विद अ जुरिस्टिक पर्सनैलिटी, जिनकी कोई न्यायिक पर्सनैलिटी, जिन्हें लॉ की नज़र में पर्सन माना जाता है, नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन, जो ऊपर किसी कैटेगरी में कवर नहीं हुए थे। डेटीज़ मतलब जो डेटीज़ होती है, राम मंदिर ट्रस्ट हो गया, आपका कोई भी ट्रस्ट हो गया, वो इसमें आएगा। बार काउंसिल, जहाँ वकील, आप अगर एलएलबी कर लेते हैं और आप एक एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपको बार काउंसिल की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। यूनिवर्सिटीज़ हो गई, आर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आई होप आपको पर्सन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, इनकम, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 हो।
इनकम की डेफिनेशन क्यों दी गई है, इसका माइंड में भी क्वेश्चन होता है। इनकम की डेफिनेशन इसलिए दी गई क्योंकि आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। अगर कोई चीज़ इनकम में कवर्ड होगी तभी तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर कोई चीज़ है, कोई आपने कहीं से पैसा आपको मिला है और वो इनकम की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा, इनकम की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं हो रहा, तो वो अमाउंट जो होगा टैक्सेबल नहीं होगा। इससे इनकम की डेफिनेशन दी गई है। ये ब्रॉड डेफिनेशन है, तो इसको हम पढ़ लेंगे फटाफट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनकम में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। The definition of income as per the Income Tax Act 1961 begin with a start होती है with the word income includes, कि इसमें क्या क्या include होगा। Therefore it is an inclusive definition and not an exhaustive one। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लॉ पढ़ते हैं तो थोड़ा डीप में अब आपको पढ़ना होगा, क्योंकि अब सीए या इंटर में है और फाइनल की प्रिपरेशन भी करेंगे आगे जाकर, तो आप लॉ को थोड़ा डीप में पढ़ना सीखिए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं मॉड्यूल को बेस मानिए। सबसे पहले मॉड्यूल को पढ़िए, 2 से 3 बार कोई भी सब्जेक्ट का मॉड्यूल आप पढ़ रही है। उसके बाद आप कोई रेफरेंस बुक पे भी जा सकते हैं और रेफरेंस बुक साथ साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, फिर आपने वो चैप्टर रेफरेंस बुक से ही पढ़ लिया, तो आपका 2 बार वैसे रिवीजन हो गया। आप ICAI के मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, फिर एक बार आपने उस चैप्टर को पूरा होने के बाद उस अपनी रेफरेंस बुक, कोई भी ऑथर की रेफरेंस बुक आप पढ़ रहे हैं उससे पढ़ लिया, तो आपका एक बेस बन जाता है। पर मॉड्यूल को ज़रूर बेस बनाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से आएंगे और पेपर पूरा मॉड्यूल में से ही कवर्ड होगा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देयरफॉर इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये, नॉट एग्जॉस्टिव वन। अगर मान लीजिए ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है, सपोज ऐसे लिखा होता है इट इज़ एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, तो इसका मतलब होता है कि जो लिख दिया है ना बस वही इनकम है। मान लीजिए कुछ लिखने से छूट गया, कोई लॉ मेकर को कोई पॉइंट लिखने से छूट गया, पर वो इनकम तो है पर वो उसमें कवर नहीं है, तो फिर आप उस पर टैक्स नहीं ले सकते। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब इसमें कुछ इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब होता है कि बाई चांस उस डेफिनेशन में कुछ लिखने से छूट गया, पर वो भी अगर इनकम है तो उस पर भी टैक्स आपको देना होगा। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन एक ब्रॉड मीनिंग हुआ, जिसमें जो इंक्लूड कर दिया वो तो आएगा ही आएगा, बाई चांस कुछ लिखने से रह गया और वो इनकम है, आप इनकम कमा रहे हैं तो उस पर टैक्स देना होगा। ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। अगर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है तो उसका क्या मतलब होता है कि जो लिख दिया वही चीज़ इनकम है, जो लिखने से छूट गया और वो बाई चांस इनकम भी है तब भी उस पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। तो सच अ डेफिनेशन डज नॉट कन्फाइन द स्कोप ऑफ इनकम, यानी ये जो डेफिनेशन आप पढ़ने जा रहे हैं इनकम की, ये कोई स्कोप नहीं बताती कि इनकम में क्या क्या आएगा, वो तो बताती है, पर ये स्कोप डिफाइन नहीं करती कि बस इतना ही आएगा। नहीं, कुछ छूट भी गया अगर वो भी इनकम है तो वो भी आएगा, बट लीव रूम, ये वो रास्ता भी छोड़ती है फॉर मोर इंक्लूजन विद इन द एम्बिट मतलब दायरा ऑफ द टर्म। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, अगर बाई चांस कुछ लिखने से छूट गया वो भी इसमें कवर्ड होगा। ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ द एक्ट गिव अ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ इनकम। ये आपको डेफिनेशन दे रहा है, द फॉलोइंग आइटम ऑफ रिसिट, अगर ये पैसे आपको मिलते हैं कहीं से रिसिट होती है, आर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम, ये डेफिनेशन में आएंगे। पहला प्रॉफिट एंड गेन, अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है कोई गेन होता है तो आपको टैक्स देना होगा। प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है, गेन किसी एसेट को बेचने पे होता है जनरली, और ये लिमिटेड वर्ड है, ये हर जगह यूज़ नहीं होता है। प्रॉफिट एक ब्रॉड वर्ड है, इसमें आपके सारे डे टू डे की एक्टिविटीज से जो आप कमाते हैं वो प्रॉफिट बोला जाता है। जैसे कोई एसेट बेच दिया अपनी लैंड बिल्डिंग वगैरह, तो उस पर जो प्रॉफिट हुआ आप उसे गेन बोलते हैं, पर दोनों पे ही आपको टैक्स देना होगा। डिविडेंड आप समझते हैं, कहीं शेयर में आप पैसे लगाते हैं, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, वेदर प्रेफरेंस शेयर वेदर इक्विटी शेयर, तो आपको रिटर्न में जो पैसा मिलता है उस शेयर में इन्वेस्टमेंट के बदले जो पैसा मिलता है उसे डिविडेंड आप बोलते हैं। लोन देते हैं किसी को तो उस पर जो रिटर्न मिलता है, FD कराते हैं उस पर जो रिटर्न मिलता है उसे तो इंटरेस्ट बोलते हैं, और शेयर में पैसा लगाने पर जो रिटर्न आपको मिलता है कंपनी की तरफ से उन पर अमाउंट पर वो डिविडेंड होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये आप कोई भी पॉलिटिकल उसकी बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हॉस्पिटल है, कोई एजुकेशन ट्रस्ट है, तो आप डोनेशन देते हैं उन लोगों को। डोनेशन उनके लिए क्या है, इनकम है एक तरह से। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलेंट्री मतलब इच्छा से मिलता है पैसा। रिसीव बाय अ ट्रस्ट, किसी ट्रस्ट को या इंस्टीट्यूशन को, क्रिएटेड होली और पार्टली, कि वो ट्रस्ट जो बनाए गए हैं पूरी तरीके से या थोड़ा बहुत उसका मोटिव है फॉर चैरिटेबल रहना, कोई चैरिटेबल भलाई का काम करना, रिलीजियस पर्पस के लिए, धार्मिक पर्पस के लिए बनाए गए, और बाय सर्टेन रिसर्च एसोसिएशन, कोई रिसर्च करने के लिए बनाया गया है, जैसे इसरो हो गया आपका, और यूनिवर्सिटीज़ है, कोई विश्वविद्यालय है, एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोई भी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और हॉस्पिटल है, एंड अदर
मेडिकल इंस्टीट्यूशन है और कोई इलेक्टोरल ट्रस्ट है। इलेक्टोरल ट्रस्ट मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका जो डोनेशन लेती है पब्लिक से, और वो डोनेशन किस में बांटी जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज में। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट का मोटिव होता है कि पैसा कलेक्ट करना, और जो जिस पार्टी के नाम से पैसा मिलेगा, अगर बीजेपी के लिए दान दिया तो पैसा बीजेपी को देना, और कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाती है पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक से पैसा लेने के लिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उसे पैसे की तो ज़रूरत होगी ना, चुनाव प्रचार करना है, उसके जो खर्चे होते हैं उसके विधायक के, जो भी पार्टीज मेंबर के, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट में जो डोनेशन आता है उससे फुलफिल होते हैं। और इस टाइम सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से बीजेपी पार्टी को इंडिया में डोनेशन मिलती है। तो वैल्यू ऑफ, हाँ इस नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट तो समझ में आ गया कि कोई भी इस वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, हिंदी में बोलते हैं चंदा मिला, कोई डोनेशन मिली आपको किसी भी ट्रस्ट को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो वो सब इनकम मानी जाएगी। ऑल्दो अभी आप पढ़ेंगे कि हर इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, पर ये इनकम तो है। अभी आप पढ़ेंगे टैक्स के प्रोविजन, हर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, ज़्यादातर इनकम एग्जाम भी होती हैं, एग्जाम मतलब उन पे टैक्स नहीं लगता। पर इनकम की डेफिनेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज ना हो कि इन सब पे टैक्स देना पड़ेगा। अभी आप प्रोविजन पढ़ेंगे आगे जाके कि हर इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती। हाँ वो इनकम तो होती है, वो इनकम के दायरे में आती है, पर टैक्स के दायरे में नहीं आती है। नेक्स्ट 4, द वैल्यू ऑफ एनी परक्यूजिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, इन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ मतलब इसकी जगह, सैलरी की जगह प्रॉफिट मिला, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 7। परक्यूजिट्स क्या होते हैं अभी भी समझ लें, वैसे आप सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर अगर यहाँ वर्ड आ गया तो इसलिए आप समझ लें। एक वर्ड होता है अलाउंसेस और एक वर्ड होता है परक्यूजिट। अब इनमें क्या फ़र्क हुआ, जैसे आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलेगी। सपोज आपको सैलरी मिलती है 50,000 पर मंथ। अब आप ऑफिस से घर आते हो, घर से ऑफिस जाते हैं, तो आपको आने जाने में पेट्रोल लगता है, या आप कैब से जाते हैं, किसी भी चीज़ से जाते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर आपको ये सैलरी में से पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आपको 50,000 सैलरी मिलेगी। तो आपके एम्प्लॉयर ने बोला अच्छा तुम्हें कम पड़ते हैं पैसे, तो हम तुम्हें हर महीने के 2,000 एक्स्ट्रा देंगे पर मंथ, ताकि तुम अपने ट्रांसपोर्ट के खर्चों को मीट आउट कर सको। मीट आउट मतलब फुलफिल कर सको। तो ये जो 2,000 रुपये मिल रहे हैं कैश में मिल रहे हैं आपको, ताकि आप अपने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस को बियर कर सकें, मीट आउट कर सकें। तो ये अलाउंस कहलाएगा। सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा आपको पेमेंट मिलता है अपनी पर्सनल या ऑफिशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए कैश में। मैं वापस बोल देता हूँ, सैलरी के अलावा जो आपको सैलरी मिलती है उसके अलावा, बेसिक सैलरी के अलावा जो आपको, अभी आप पढ़ेंगे बेसिक सैलरी क्या होती है, मैं ज़्यादा टिप में नहीं जा रहा, क्योंकि सैलरी वाला चैप्टर पढ़ना ही है आपको। तो जो कैश में आपको अलाउंस मिलते हैं, कुछ भी अमाउंट जो आपकी पर्सनल या ऑफिशियल एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए मिलता है, वो पैसा, वो अलाउंसेस है, ये कैश में मिलेगा अलाउंसेस, ठीक है। ये भी इनकम है। इनकम आप 52 की मानेंगे टैक्स वाले आपकी, भले आप खर्च करो ना करो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कैश में एम्प्लॉयर से मिल रहा है। परक्यूजिट का मतलब होता है फैसिलिटी, मतलब इसमें कैश में नहीं मिलेगा, आपको फैसिलिटी देगा आपका एम्प्लॉयर। जैसे मान लीजिए रहने के लिए आपको मकान दे दिया तो आपका किराया बच गया, आपको आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, आपके घर कुक अपॉइंट कर दिया, आपके लाइट पानी का बिल वो पे कर रहा है एम्प्लॉयर। तो ये फैसिलिटी होती हैं। तो ये कैश में तो नहीं मिल रही आपको, पर आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आप अगर खुद ये सर्विसेज लेते तो आपको पेमेंट करना होता, तो इनकी भी वैल्यू जुड़ती है, आपको इन पर भी टैक्स देना होता है। अब कैसे होता है इनका वैल्यूएशन, ये सैलरी वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो ये परक्यूजिट का मतलब क्या हुआ, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। अलाउंसेस तो मॉनेटरी बेनिफिट्स हुए, वो कैश में मिलेंगे आपको, और परक्यूजिट नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हुए, मतलब ये कैश में नहीं मिलेंगे, पर इससे एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होता है। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन देना, बिना किराए के मकान दे दिया, पानी बिजली के बिल वो पे कर रहे हैं, आपके घर को क्या कोई सर्वेंट अपॉइंट कर दिया, एटसेट्रा। तो ये फैसिलिटीज़ होती हैं, और ये भी इनकम के दायरे में आती हैं। इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है सैलरी वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, पर इन्हें इनकम माना जाता है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 आप पढ़ रहे हैं, स्टैट्यूट डेफिनेशन इनकम की। प्रॉफिट एंड गेन को इनकम माना जाएगा, कोई डिविडेंड आपको मिला, कोई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिला किसी ट्रस्ट को, इलेक्टोरल ट्रस्ट को, या कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी को। और 4th पॉइंट हो गया कोई परक्यूजिट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी की जगह कोई आपको बेनिफिट दिया गया तो वो भी इनकम के दायरे में आएगा। एनी स्पेशल अलाउंस, अभी पढ़ाया था आपको, अलाउंस मतलब जो कैश में मिलेंगे और बेनिफिट मिलता है अदर देन परक्यूजिट्स के अलावा, इंक्लूडिंग अबव, स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू द असेसी को दिया जाता है, एम्प्लॉय को दिया जाता है। टू मीट मतलब फुलफिल करना, पूरा करना,
टू मीट एक्सपेंसेस होली नेसेसरली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, ताकि आप अपना काम कर सकें ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब कोई भी स्पेशल अलाउंस दिया जाता है, अलाउंस मतलब कैश में दिए जाते हैं, वो किसी भी नाम से हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आने जाने के लिए पैसा दिया तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, खाने के लिए आपको पैसा दे दिया तो लंच अलाउंस हो गया, एटसेट्रा। तो कोई भी स्पेशल अलाउंस आपको मिला है, कोई बेनिफिट आपको दिया है आपके एम्प्लॉयर ने, भी आप पढ़ेंगे तो वो भी इनकम की डेफिनेशन में आएगा। तो इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में प्रॉफिट एंड गेन आ गया, डिविडेंड आ गया, कोई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पैसा मिलता है किसी ट्रस्ट को, इंस्टीट्यूशन को, कोई परक्यूजिट हो गया, कोई अलाउंस हो गया। नेक्स्ट सेम वही चीज़, एनी अलाउंस, कोई भी अलाउंस दिया जाता है, ग्रांटेड मतलब दिया जाता है, प्रदान किया जाता है टू द असेसी को, पर्सन को, टू मीट मतलब फुलफिल करना हिज पर्सनल एक्सपेंसेस एट द प्लेस वेयर द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट आर ऑर्डिनरी परफॉर्म, जहाँ पे वो काम कर रहा है उसके लिए उसे पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा कर सके, ऑर्डिनरी परफॉर्म बाय हिम, और एट अ प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरी रेजाइड, जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं, और टू कंपनसेट हिम फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई तेजी से बढ़ती है, अभी हम पढ़ेंगे सैलरी में कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ती है, तो आपको एम्प्लॉयर सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है, और जब वो कैश में देता है तो हम उसे अलाउंसेस बोलते हैं। तो आप जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई खर्चा हो रहा है उसे पूरा करने के लिए दे सकता है, या आपके जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोई खर्चा हो रहा है उसे कंपनसेट करने के लिए देता है। तो कोई भी अलाउंसेस देता है वो आपके टैक्सेबल होते हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, कोई आपको बेनिफिट दे रहा है, परक्यूजिट बताया था, परक्यूजिट नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, चाहे इन्हें मनी में कन्वर्ट किया जाए नहीं किया जाए, वैसे मनी में कन्वर्ट होगा, कोई फैसिलिटी आपको देते हैं। तो अभी आप पढ़ेंगे, टैक्स वालों ने कुछ फॉर्मूले बना रखे हैं, कुछ रूल्स बना रखे हैं कैसे कैलकुलेशन की जाएगी। जैसे आपको फ्री में दे दिया मकान रहने को, सपोज आपने कहीं जॉब स्टार्ट की, आपकी कंपनी ने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको फ्री में मकान रहने को दे दिया। अब वैसे वो मकान आप लेने जाते उस एरिया में तो 20,000 पर मंथ रेंट होता, पर आपकी कंपनी तो आपसे कुछ नहीं चार्ज कर रही। तो क्वेश्चन उठता है ये 20,000 पर मंथ बच गए ना आपकी। अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है सपोज पर मंथ, तो 2 लाख में से 20,000 तो आपको रेंट देना पड़ता, तो 180 तो मिलते, पर कंपनी ने आपको फ्री में दे दिया मकान रहने के लिए, तो सैलरी भी मिल रही है प्लस आपको ये मकान भी मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू पे भी टैक्स लगेगा। अब ये वैल्यू निकाली कैसे जाएगी, ये तो मार्केट वैल्यू है जो मार्केट में रेट चल रही है, तो इसके लिए रूल बनाए हैं टैक्स वालों ने, वो आपको पढ़ने होते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगी वैल्यू। ये सैलरी वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो परक्यूजिट मतलब नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है, ऑब्टेन फ्रॉम अ कंपनी, आपको कंपनी से मिलता है, आइदर बाय डायरेक्टर, या तो आप डायरेक्टर की पोस्ट में जो बड़े अच्छे लोग होते हैं उन्हें मिलता है, और बाय अ पर्सन हु हैज़ अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। अभी आप पढ़ेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब सैलरी वाले चैप्टर में, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट नेचर का एम्प्लॉय है वो हो सकता है, और बाय रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, या रिश्तेदार को दे रहे हैं डायरेक्टर, और सच पर्सन एंड एनी सम पेड बाय एनी सच कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन पे करी। देखिए यानी वो ऑब्लिगेशन किसको पे करनी थी, आपको पे करनी थी, किराया आपको देना चाहिए ना। आपने कोई मकान लिया या आपने कोई कुछ भी पैसे लिए किसी से उधार लिए सपोज, पर आपका पैसा वो ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है, विच बट फॉर सच पेमेंट वुड हैव बीन पेबल बाय डायरेक्टर, पर वो पेमेंट पे किसे करना था, डायरेक्टर को या अदर पर्सन को। यानी ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अगर आपकी कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन है, जैसे किराया देना, लाइट पानी के बिल देना, तो ये पर्सनल ऑब्लिगेशन किसी डायरेक्टर की, किसी पर्सन की या उसके रिलेटिव की, पर वो कंपनी पे कर रही है आपकी पर्सनल ऑब्लिगेशन, तो फिर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया, आपको सैलरी भी दे रही है, रेमुनरेशन भी दे रही है, उसके अलावा आपके पर्सनल खर्चे भी बियर कर रही है, तो वो भी इनकम माने जाएंगी और उस पर भी टैक्स देना होगा। 8 पॉइंट, ये भी वही पॉइंट है जो ऊपर पड़ा। अगर मान लीजिए कोई ट्रस्ट है और कोई ट्रस्ट है या कोई भी बेनिफिशियरी है, कोई फ़ायदा पहुंचाता है, मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन है आपकी, पर्सनल मतलब जो आपको खुद पे करना है कोई अमाउंट, पर आपके भी यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे करती है वो अमाउंट, तो फिर वो इनकम माना जाएगा क्योंकि आपके पैसे बच गए। आपको अगर यहाँ पे जैसे पढ़ाया था एग्जाम्पल, ये 20,000 रुपये रेंट आपको देना पड़ता ना हर महीने, पर अब नहीं देना पड़ रहा, तो सेविंग हो गई, तो ये भी इनकम का पार्ट मानी जाएगी। अब कैलकुलेशन कैसे होगी आप आगे जाके सीखेंगे। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट, कोई भी बेनिफिट्स आपको मिलता है, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, चाहे वो बेनिफिट आपको मनी में कन्वर्ट करें या ना करें, विच इज़ ऑब्टेन बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव असेसी, रिप्रेजेंटेटिव असेसी मतलब डीम्ड असेसी को मिल रहा है, और बाय एनी बेनिफिशियरी को मिल रहा है, एंड एनी अमाउंट पेड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी, यानी पेमेंट आपको बेनिफिशियरी मतलब ट्रस्ट में बताया था, ट्रस्ट में 3 पार्टी होती है, एक ऑथर होता है,
एक होता है जो ट्रस्ट बनाता है उसे ऑथर बोलते हैं, जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है उसे बेनिफिशियरी बोलते हैं, और जो ट्रस्ट का मैनेजमेंट संभालते हैं ट्रस्टी, वो ट्रस्टी होते हैं रिप्रेजेंटेटिव असेसी। तो आपके पेमेंट बेनिफिशियरी को करना चाहिए था, पर पेमेंट कर रहे रिप्रेजेंटेटिव असेसी विच द बेनिफिशियरी वुड हैव बीन ऑर्डिनरी बीन रिक्वायर्ड टू पे। पेमेंट बेनिफिशियरी को करना था पर पेमेंट कर रहे हैं ट्रस्ट, तो फिर माना जाएगा आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है, उस पर भी टैक्स पे करना होगा आपको यहाँ पर। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 28। तो अभी आप पढ़ेंगे कोई प्रॉफिट एंड गेन होता है कोई बिजनेस और प्रोफेशन करने से, तो वो आपको टैक्स देना होता है। ये सेक्शन आपको लर्न नहीं कर रहे हैं, अब ये बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला चैप्टर आएगा, वहाँ अपने आप बता दिया जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे तो आप इतना ही समझ लीजिए, कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन आप करते हैं उससे कोई गेन या प्रॉफिट होता है तो उस पर भी टैक्स देना होगा। बिजनेस कोई भी कर सकता है, बताया था बिजनेस प्रोफेशन में डिफरेंस। प्रोफेशन के लिए सबसे पहले तो एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई प्रोफेशन डिग्री होनी चाहिए और प्लस नॉलेज होनी चाहिए। इस बिजनेस कोई भी कर सकता है, लिटरेट पर्सन भी कर सकता है, इलिटरेट पर्सन भी कर सकता है। नेक्स्ट, डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 4115। डीम्ड प्रॉफिट मतलब अज्यूम किया जा रहा है कि प्रॉफिट हुआ है आपको। डीम मतलब अज्यूम कर लेना, मान लेना। जैसे मान लीजिए 2021-22 ईयर की बात करते हैं, आपकी सेल हुई थी 10 लाख रुपए की, ठीक है। इसमें से 1 लाख का बैड डेप्स हो गया था। बैड डेप्स तो आप समझते ही हैं, जी आपका पैसा डूब गया, उस डेटर ने पैसा देने से मना कर दिया, रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपको रिकवर नहीं हुए 1 लाख रुपीज़, तो 9 लाख रुपीज़ ही रिकवर हुए। तो मान लीजिए इनकम टैक्स के लिए 10%, सपोज अपनी प्रॉफिट आपको प्रॉफिट हुआ 9 लाख का, तो 9 लाख पे तो टैक्स दिया आपने 90,000, क्योंकि बैड डेप्स तो पे टैक्स देते नहीं। 11 से पढ़ रहे हैं, बैड डेप्स तो एक्सपेंस आप P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, लॉस हो गया तो P&L में आप ट्रांसफर कर देते हैं। अब मान लीजिए आपने कोर्ट केस कर दिया था, इस पर्सन पे आपको पैसा वसूलना था, तो आपने उस पर कोर्ट केस कर दिया। 23-24 में कोर्ट का डिसीजन आता है कि हाँ इस आदमी को 1 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। अब ये 1 लाख रुपए आपको मिलते हैं इस साल 23-24 में। डूबा हुआ पैसे से बोलते हैं अपन बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट्स में। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ, तो आपको ये तो पता ही था कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होता है तो इनकम होती है, अपन P&L अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। तो सेम वही चीज़ टैक्स में मानी कि ये डीम्ड इनकम है सर। वैसे ये 23-24 की इनकम नहीं है, ये 21-22 का पैसा था, उस साल मिलता तो इनकम होता, पर ये मिल रहा है 23-24 में, तो अज्यूम कर लिया जाएगा इसी साल की इनकम है। डीम मतलब मान लिया जाएगा, वैसे इस साल की नहीं है पर आपको मान लिया जाएगा इसी साल की इनकम है, तो इस पर टैक्स देना होगा। और वैसे भी आप बिजनेस प्रोफेशन में पढ़ेंगे टॉपिक, यहाँ पे बस इतना ही समझने की कोई डीम प्रॉफिट होता है तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना होता है। चलिए यहाँ तक। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 4। कोई भी बेनिफिट मिलता है, कोई परक्यूजिट मिलता है, सेक्शन 28 PNP में आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बिजनेस को कोई बेनिफिट मिलता है, किसी से कोई परक्यूजिट मिलता है तो भी टैक्स देना होता है। पर बेनिफिट परक्यूजिट बता दी कोई फैसिलिटी। एनी कैपिटल गेन चार्जेबल अंडर सेक्शन 45। अभी आप पढ़ेंगे कैपिटल गेन, आपको 5 हेड पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, हेड्स ऑफ इनकम के नाम। अगर कोई कैपिटल एसेट आप बेचते हैं और बेचने पे अगर आपको कोई इनकम होती है, कोई प्रॉफिट होता है जैसे लैंड बिल्डिंग वगैरह, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा। कैपिटल गेन अपन यहाँ पे इनकम टैक्स वाले उसे कैपिटल गेन बोलते हैं, अकाउंट में अपन इस चीज़ को क्या बोलते थे, कैपिटल प्रॉफिट्स बोलते थे। इससे पूरी कर लेते हैं डेफिनेशन को थोड़ी बहुत। नेक्स्ट, एंड ये वही बात है 13 लॉटरी वगैरह खुली, आपने KBC में कोई प्राइज़ जीता, KBC कौन बनेगा करोड़पति, कोई पजल में आपने कोई प्राइज़ जीता, तो वो भी इनकम के दायरे में आएगी। इन्हें बोलते हैं कैजुअल इनकम, जो कभी कभी होती हैं, रेगुलर तो नहीं होती। लॉटरी खुलना, कार्ड में विनिंग में गिरना, विनिंग में कोई अमाउंट जीतना, ये रेगुलर नहीं होती, तो इन्हें बोलेंगे अपन कैजुअल इनकम, इन पर भी टैक्स देना होता है। एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से कोई पैसा जीता आपने, क्रॉसवर्ड पजल से जीता जो आते हैं न्यूज़पेपर में, क्रॉसवर्ड पजल, रेस हुई, कोई हॉर्स रेस हुई, आपने किसी हॉर्स पे बैट लगाया, दाव लगाया, उससे पैसा जीता। कोई कार्ड गेम है, कोई ताश वगैरह आप खेले, कोई गेम, अदर गेम, देखिए किसी भी तरह का गेम ऑफ एनी सॉर्ट, कोई भी तरह का सॉर्ट मतलब एनी टाइप, और फ्रॉम गैमलिंग, जुआ, और बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर, किसी भी नेचर की गैमलिंग है, गैमलिंग मतलब जुआ, और बैट लगाना, किसी पे दाव लगाना। जैसे बैटिंग तो अपन घोड़े पे बोलते हैं, जब हॉर्सेस होती है तो आप किसी घोड़े को चूज़ करते हैं कि भाई ये घोड़े पे पैसे दाव लगाते हैं, अगर वो जीत जाता है तो आपको पैसे मिलते हैं। गैमलिंग तो जुआ हो गया कि जो आप उसमें किसी घटना में, कोई घटना होती है उसमें आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। जैसे आपने IPL में कई लोग मैचेस का आप देखते हैं सट्टा लगाते हैं, जो कि इलीगल है, गैमलिंग करते हैं।
तो गैमलिंग मतलब जुआ होता है कि अगर आज किसी ने शतक लगा दिया इस क्रिकेटर ने तो मैं तुझे पैसे दूंगा, नहीं तो तू मुझे पैसे देना। तो गैमलिंग जुआ होता है। तो किसी भी नेचर का आप कोई गेम कर रहे हैं, कोई लॉटरी से खुलता है, कोई क्रॉसवर्ड पजल है, कोई रेस में आप पैसा जीत रहे हैं, कोई गैमलिंग से कमा रहे हैं और कोई बैटिंग से कमा रहे हैं, तो वो सब इसमें कवर्ड होगा। फॉर दिस पर्पज लॉटरी इंक्लूड विनिंग फ्रॉम प्राइज अवार्ड टू एनी पर्सन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट और बाय चांस। ड्रॉ से चिट निकालते हैं कि भाई तुम्हारे नाम से लॉटरी खुली है। इन एनी अदर मैनर, कोई भी तरीका आप अपनाते हैं, अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, चाहे उसे किसी भी नाम से आप बुला रहे हो, वो इसमें कवर्ड होगा। मतलब कोई भी गेम आप कर रहे हैं जिसमें कोई लॉट चिट निकालनी है और फिर जिस पर्सन का नाम आएगा उसे वो प्राइज़ मिलेगा, वो लॉटरी हो गई। कार्ड गेम एंड अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट, किसी भी तरह का गेम इसमें आ जाएगा। इंक्लूड एनी गेम शो, एनी गेम शो आ जाएगा, केबीसी आ जाएगा, इन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आ जाएगा ऑन टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक मोड इन विच पीपल कम्पीट टू विन प्राइज और एनी अदर सिमिलर गेम। उसमें आप कॉम्पीट करते हैं, पीपल जो जीतता है उसे पैसा मिल जाता है, ये सब इसमें आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड अभी आप पढ़ेंगे सैलरी वाले चैप्टर में। 14 पॉइंट इस चीज़ पर है कि जब आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको आपकी सैलरी से एक पीएफ का पैसा डिडक्ट होता है। प्रोविडेंट फंड 1000 रुपीज़। सपोज आपकी सैलरी 25,000 है तो इन हैंड सैलरी हमेशा कम होती है, उसमें से कुछ आपको काट लेना, आपका एम्प्लॉयर काट के पेमेंट करता है, पीएफ का पैसा कटता है प्रोविडेंट फंड और 24,000 ही वो आपको देगा। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1000 प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है। प्रोविडेंट फंड को हिंदी बोलते हैं भविष्य निधि। अब प्रोविडेंट फंड का पैसा क्यों करता है? गवर्नमेंट, इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर सोसाइटी को बिलोंग करती है। इंडिया की गवर्नमेंट का काम है क्योंकि वो वेलफेयर की ऐसी स्कीम बनाए ताकि फ्यूचर में जाके आपको दिक्कत नहीं हो सके। इसे ध्यान से समझ लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सपोज 30,000 आपकी सैलरी है, गवर्नमेंट ने बोला पीएफ का पैसा कटेगा 2,000 आपका, प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि और 28,000 आपको मिलेंगे। अब सर ये पीएफ है होता क्या है, भविष्य निधि होती क्या है? तो इंडिया में अब देखते हैं ह्यूज पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन है तो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। अगर आपके मेंबर ज़्यादा हैं फैमिली के तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो क्या करेंगे लोग, अगर आपको पूरी 30,000 सैलरी दे दी जाए, सपोज 30,000 सैलरी दे दी जाए तो 30,000 में से हो सकता है आप सेविंग करें और हो सकता है ना भी करें। आप सेविंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो गवर्नमेंट ने कंपल्शन बनाया कि अगर किसी पर्सन की सैलरी है इतनी, पीएफ के रूल अभी आप पढ़ेंगे, आगे आएगा। प्रोविडेंट फंड सबका ही करता है, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चाहे गवर्नमेंट, इतना अमाउंट तो पीएफ में काटना ही पड़ेगा, प्रोविडेंट फंड में काटना पड़ेगा और रिमेनिंग अमाउंट ही एम्प्लॉय घर ले जा सकता है, ताकि फ्यूचर में जब वो रिटायर्ड हो, आफ्टर रिटायरमेंट जब होगा तो आपको ये पैसा जो है विद लमसम विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा इसमें प्लस इंटरेस्ट होगा। फिर जितना आपकी सैलरी से कटता है ना उतना एम्प्लॉयर भी देता है। जैसे आपकी सैलरी से 2,000 कटा तो 2,000 आपका और प्लस एम्प्लॉयर भी 2,000 डालेगा, टोटल 4,000 पीएफ अकाउंट में जमा होगा। एक पीएफ अकाउंट खुलवाना होता है और ये जो पीएफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उन सेफ जगह इन्वेस्ट करता है और फिर जब आपका रिटायरमेंट होता है तो विद इंटरेस्ट आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है। तभी तो लोग रिटायरमेंट पे पार्टी देते हैं। तो पीएफ का मतलब हुआ कि एक पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड कि एक फ्यूचर के लिए एक सेविंग है जो आपकी सैलरी से अमाउंट डिडक्ट होगा पर मंथ। जितना आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्री करेगा, मिलाएगा। वो अमाउंट पीएफ डिपार्टमेंट को जाएगा, फिर पीएफ डिपार्टमेंट उसे अपने अकॉर्डिंग कहीं इन्वेस्ट करेगा और जब आप रिटायरमेंट होगा आपका आफ्टर 60 की एज में रिटायर्ड होते हैं जनरली, तो ये पैसा विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। हाँ, बीच में भी हम निकाल सकते हैं, कुछ कंडीशन है जो आप सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये मतलब होता है पीएफ का फ्यूचर के लिए एक सेविंग आप कर रहे हैं। भविष्य निधि, निधि मतलब सेविंग, बचत को बोला जाता है हिंदी में। अब क्वेश्चन उठता है सर ये बचत हम ही कर लें, फालतू में आप इनको दे रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे उठता है तो ज़बरदस्ती हो गई ना। मेरे तो 30,000 में घर ही नहीं चलता। मेरे तो मान लीजिए बहुत सारे एक्सपेंस है, 30,000 में तो मेरा घर ही नहीं चलेगा, तो मैं तो नहीं कटवाऊँगा। और ये डेमोक्रेसी है कंट्री, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है। तो आप कोर्ट में जाते हैं, शिकायत करने जाते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस कर सकते हैं कि ये तो गलत हो रहा है, मेरे को तो पूरे 30,000 ही चाहिए। फ्यूचर किसने देखा, बुढ़ापा किसने देखा? एज मतलब हो सकता है मैं 40 में डेथ हो जाए, हो सकता है मेरी 35 में डेथ हो जाए, ज़रूर थोड़ी 60 तक मैं जिंदा ही रहूँगा और आज में जीना सीखा जाएगा ना। फ्यूचर को किसने देखा है? तो आप केस करने पहुंच गए कोर्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ कि तो अजीब ज़बरदस्ती है, मैं तो पूरे 30,000 लेके जाना चाहता हूँ घर, पर गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि पीएफ का पैसा काटना पड़ेगा, तो इन हैंड मुझे कम पैसे मिलते हैं। तो क्वेश्चन उठता है क्या आप जीत जाएंगे कोर्ट पे? देखिए, अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करे, पहले तो आप इसका बैकग्राउंड समझिए। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करे,
तो बागवान मूवी बहुत से घरों में बन सकती है। बागवान मूवी आपने देखी होगी, अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी की एक फेमस मूवी है, जिसमें बुढ़ापे में जब अमिताभ बच्चन कोई सेविंग नहीं करते हैं, उस मूवी में ये दिखाया गया सेविंग तो सारी वो बच्चों पे लगा देते हैं, उनकी एजुकेशन पे और उनकी पढ़ाई पर, आगे जाके उनको शादी वादी करने में उनके पास कुछ नहीं बचता है। एंड में बच्चे उन्हें निकाल देते हैं घर से, उनको नहीं रखना चाहते अपने पेरेंट्स को। तो फिर तो हर घर की कहानी ही हो जाएगी। तो पीएफ का पैसा ज़रूर आपको सेव करना जाता है, ताकि फ्यूचर में आपके साथ अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई गलत होता है, तो आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट आप उससे अपनी आगे की लाइफ, रिटायरमेंट के बाद आपकी रेगुलर इनकम तो बंद हो जाएगी। इससे आपको कुछ ऐसे तरीके ढूंढने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, जिसमें वो आपको बेनिफिट पहुंचा सके। क्योंकि इंडिया एक डेमो वेलफेयर सोसाइटी को फॉलो करता है, भारत एक वेलफेयर सोसाइटी का पार्ट है, यानी इसमें वो रूल बनाए जा सकते हैं जो पब्लिक की भलाई के लिए होते हैं। और अगर आप उनके लिए कोर्ट जाएंगे तो हार जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट भी ये बोलेगा कि फिर कल को हमें फिर ओल्ड एज होम बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, इसलिए फ्यूचर के लिए आपको सेविंग करना ज़रूरी है। आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे, और जाएंगे भी तो हार जाएंगे, क्योंकि वेलफेयर सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये रूल बना सकती है। ऐसे तो आप ये भी बोल सकते हैं हेलमेट मत लगाइए। अभी बोलेंगे मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मेरे सिर में बाल बिल्कुल नहीं बचेंगे अगर मैं हेलमेट लगाऊंगा, मुझे एलर्जी है। पर आप देखते हैं कई शहरों में हेलमेट लगाना कंपलसरी है। आप ये बहाना नहीं दे सकते गवर्नमेंट मना किया है, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं रूल। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे हेलमेट में घुटन होती है या मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि वेलफेयर सोसाइटी को फॉलो करता है इंडिया, तो यहाँ ऐसे रूल बनाए जाते हैं जो पब्लिक के लिए बेनिफिट्स पहुँचाते हैं। तो इस पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं। एनी सम रिसीव बाय एसएससी, आपको पैसा मिलता है फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपने पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया था, टू एनी प्रोविडेंट फंड में, भविष्य निधि में, और सुपरएनुएशन फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये सब सैलरी वन में आएगा। क्या होता है? और एनी अदर फंड फॉर वेलफेयर ऑफ सच एम्प्लॉय, यानी आपकी भलाई के लिए कहीं पैसा जमा किया जा रहा था, फिर वो पैसा आपको रिसीव होता है, तो वो भी आपकी इनकम ट्रीट किया जाएगा। इसे भी समझ लें कि इंश्योरेंस पॉलिसी, हर बिजनेस में एक की पर्सन होते हैं। की पर्सन मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन। अगर वो आपके बिजनेस में काम कर रहा है कोई पर्सन, जैसे कोई डायरेक्टर लेवल की पोस्ट पे है, इसमें बहुत अच्छी नॉलेज है, ये आपकी कंपनी में जॉब करता है, बनता है, डायरेक्टर है, आपको आपकी कंपनी को बेनिफिट पहुंचाता है। डायरेक्टर तो आप समझते हैं जो आपकी कंपनी की डे टू डे मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, कंपनी कैसे रन होगी, मैनेजमेंट करते हैं। मिस्टर एक डायरेक्टर है, और ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत नॉलेज होती है, और वो अगर छोड़ के चले जाएं जॉब, या उनकी डेथ हो जाए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, इस बंदे पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी तो आप समझते हैं, कोई मिस हैपनिंग हो जाए उसके लिए एक पॉलिसी लेके रखते हैं आप। 10 साल 12 से जो भी टाइम पीरियड है। कौन ले रहा है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय नहीं ले रहा, एम्प्लॉयर ले रहा है, मालिक ले रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। अभी इंश्योरेंस पॉलिसी 10 करोड़ की 10 साल के लिए ली है। आफ्टर 10 ईयर ये पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि हर साल तो प्रीमियम देना पड़ेगा आपको। तो पॉलिसी लेते तो प्रीमियम कौन देगा? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय नहीं देगा मिस्टर ए, प्रीमियम एम्प्लॉयर देगा। अब 10 साल बाद ये पैसा मिलता है 10 करोड़ सपोज, तो 10 करोड़ पैसा कौन रखेगा? आपका एम्प्लॉयर तो रखेगा। उसने तो कराई थी पॉलिसी, आपने थोड़ी कराई थी जो वो आपको देगा। पर मान लीजिए वो आपको इसमें से 2 करोड़ देता है सपोज, तो ये आपके लिए इनकम मानी जाएगी, और इस पर भी आपको टैक्स देना होगा। यानी क्या समझ में आया? कोई की पर्सन है, उस पर कोई पॉलिसी लेता है आपका एम्प्लॉयर, की इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। और जब पॉलिसी मैच्योर होती है, तो मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलता है उस पॉलिसी से, अगर वो आपको भी देता है आपका एम्प्लॉयर, तो वो आपके लिए इनकम है और उस पर टैक्स देना होगा। पढ़ लेते हैं। ऑल सम रिसीव, कोई भी पैसा रिसीव होता है अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस। बोनस मतलब बढ़ के मिलेगा पैसा, इंटरेस्ट पे जो अमाउंट है, प्रीमियम से तो ज़्यादा ही मिलेगा। ऑन सच पॉलिसी विल कॉन्स्टिट्यूट इनकम, इनकम माना जाएगा। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है टेकन बाय अ पर्सन ऑन द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन। एक आदमी दूसरे आदमी पॉलिसी ले रहा है, यानी एम्प्लॉयर आपके ऊपर पॉलिसी ले रहा है। वेयर द लेटर इज और वॉज एन एम्प्लॉय, क्योंकि आप एम्प्लॉय हैं और फॉर्मर उस बंदे के, और इज और वॉज कनेक्टेड इन एनी मैनर, आप इसी तरह से व्हाट्सो ओवर विद द फॉर्मर बिजनेस, आप बिजनेस की वजह से एक कनेक्टेड है क्योंकि आप वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो ये तो मीनिंग है, आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है कि आपका एम्प्लॉयर आपके ऊपर पॉलिसी ले रहा है कि कल को अगर आप जॉब छोड़ दें या डेथ हो जाए तो उसको नुकसान हो सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी से एक पॉलिसी लेता है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, और इसमें से अगर वो आपको कोई अमाउंट देता है आपका एम्प्लॉयर, तो वो भी इनकम माना जाएगा, उस पर भी टैक्स देना होगा। तो आज की क्लास इतनी लेते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, और मॉड्यूल को साथ साथ रीड करते चलिए। हम रेफरेंस बुक भी यूज़ करेंगे जब पूरा एक चैप्टर हो जाएगा,
तो हम एक रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके मॉड्यूल के पर पहली प्रेफरेंस मॉड्यूल को देंगे क्योंकि पेपर मॉड्यूल से ही बनेगा। थैंक यू सो मच।